अच्छा बेटा, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो बॉन्ड की थर्ड टाइप है। आयोनिक और कोवेलेंट हम तफसीलन पढ़ चुके हैं। अब आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड हम पढ़ चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ना है हमें। अच्छा, ये किस तरह का बॉन्ड होता है? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। बेटा माइक बंद कीजिए। is called coordinate covalent bond। एक ऐसा बॉन्ड जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, बल्कि इसको थोड़ा सा और बेहतर करके लिख लेते हैं, बॉन्ड फॉर्म बाय वन साइडेड। एक ऐसा बॉन्ड जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक एटम से दूसरे एटम तक, उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है। मतलब क्या है बेटा? इसके लिए एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल देखें इसकी। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल के लिए हमारे पास जो केस है वो NH3 प्लस H पॉजिटिव विल मेक NH4 पॉजिटिव। ये केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। NH4 पॉजिटिव। ठीक है। अब मैं इसको ज़रा तफसीलन थोड़ा सा एक्सपेंड करके बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। बेटा नाइट्रोजन, ये NH3 जो देख रहे हो, NH3 का स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने ड्रॉ करूँ तो होता कुछ ये है कि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में, क्योंकि हम जो भी बॉन्डिंग की बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, वो हम लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से करते हैं ना। आखिरी शेल में नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो अकेले अकेले आ जाते हैं। 5 में से 4 अकेले अकेले आ गए, फिर बचा एक इलेक्ट्रॉन। 5 होते हैं आखिरी शेल में, तो 5वां जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पेयर कर लेता है। जैसे यहाँ पर इसने पेयर कर लिया। अब ये जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के, ये 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करते हैं। इन 3 इलेक्ट्रॉन ने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग की। ठीक है। अच्छा, अब इस बॉन्डिंग के बाद नाइट्रोजन स्टेबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कैसे हो गए सर? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 5 होते हैं। तो ये आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 में से अब 5 में से 3 अनपेयर होते हैं। वो जो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना। तो अब देखो, इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 तो ये रहे इसके अपने, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 4 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। तो 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए पूरे। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए नाइट्रोजन के आखिरी शेल में। तो नाइट्रोजन तो स्टेबल हो गया है,
या ये कह लो कि ये पूरा मॉलिक्यूल ही स्टेबल है। सही है भाई। अब कहीं से ऐसा हो कि मैं एक H पॉजिटिव ले आऊं, कहीं से मैं एक H पॉजिटिव ले आऊं। अब H पॉजिटिव की अगर बात करूं बेटा, तो H पॉजिटिव क्या होता है, देखो हाइड्रोजन का अगर ये न्यूक्लियस है और इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसकी वजह से इसके पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा वो इलेक्ट्रॉन। अगर मैं किसी वजह से किसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकाल दूं, तो हाइड्रोजन के एटम में अब इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं कोई। जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा कोई, तो अब ये जो आपके पास आ गया, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, जिसको हम कहते हैं H पॉजिटिव। अच्छा, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन में, जब तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए उसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का पहला ही शेल उसका आखिरी शेल होता है, तो उसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, क्योंकि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की जगह होती है, पहले शेल में, सॉरी, ठीक है ना। वही हाइड्रोजन का आखिरी शेल भी होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या है, डेफिशिएंसी है। तो वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी कहीं से पूरी कर ले तो स्टेबल हो सकता है। लेकिन अब क्या किया मैंने, जब मैंने ये इलेक्ट्रॉन इस एटम में से बाहर निकाल दिया हाइड्रोजन का, तो अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्या ख्याल है बेटा, सही कह रहा हूं? बात समझ में आ रही है ये वाली? यस सर। अच्छा, इस तरीके से बेटा हो गई 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, अब इस हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये वो कमी पूरी करने के लिए इस नाइट्रोजन के पास आएगा, नाइट्रोजन जो कि स्टेबल है, नाइट्रोजन को मजीद कोई बॉन्ड वॉन्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस नाइट्रोजन से इस हाइड्रोजन का दुख देखा नहीं जाएगा, क्योंकि इसके पास, बेचारे के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अच्छा, नाइट्रोजन के पास ये इलेक्ट्रॉन का एक पेयर अवेलेबल है जिससे ये बॉन्डिंग कर सकता है, जबकि ये अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये पेयर है। नाइट्रोजन क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा, शेयर करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, याद रखना। क्योंकि अगर नाइट्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर देगा, तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से नाइट्रोजन की शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो अब 8 नहीं रहेंगे बल्कि 6 हो जाएंगे। तो इसलिए ये ट्रांसफर नहीं करेगा, शेयर करेगा। शेयर का मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन का एटम ऐसा है और इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये हाइड्रोजन में भी रिवॉल्व करेगा और ये नाइट्रोजन में भी रिवॉल्व करेगा, ठीक है ना। अब इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, शेयर करने पर ये एरो से मैं इंडिकेट कर रहा हूं शेयर को, ये आ गया हाइड्रोजन। अच्छा, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। पहले तो सर पॉजिटिव चार्ज नहीं था, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया मैं समझा देता हूं बेटा। देखो, बाकी चीजें इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, एटम के हिसाब से बात करते हैं। भाई नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इसमें 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो 3 इस नाइट्रोजन के साथ पहले से जुड़े हुए थे, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसमें 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब देखो, इसी तरीके से जो दूसरा हाइड्रोजन है उसमें भी 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन जो है उसमें भी 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। देखो बराबरी चल रही है, किसी भी चार्ज आने की कोई गुंजाइश नहीं है। जितने प्रोटॉन है, 7 प्रोटॉन ये, एक ये, 8 प्रोटॉन, 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, टोटल इस मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन गिनो, 7 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन 3 हाइड्रोजन के, टोटल 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। कोई चार्ज आने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची, कोई चार्ज आ ही नहीं सकता। लेकिन जब ये H पॉजिटिव आया, इस मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, अब इस H पॉजिटिव सर में, जी बेटा, सर कंफ्यूजन हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। क्या कंफ्यूजन हो रही है बेटा? यस, समझ नहीं आ रहा।
क्या कंफ्यूजन हो रही है बेटा? तो सब कुछ मिल जाए। बेटा क्या कंफ्यूजन हो रही है? सर जब भी आप समझा रहे हैं लास्ट में। अच्छा, ऊपर एक बात बताओ, ये जो बॉन्ड बना, बॉन्ड कैसे बना, क्यों बना, यहाँ ऊपर तक का बात समझ में आई है, बॉन्ड की फॉर्मेशन? बस हाँ सर, यहाँ तक आई। ठीक है, चलो इस बात को मैं तो रिपीट, शेयरिंग के लिए वगैरह यहाँ तक। शेयरिंग वगैरह तक समझ में आ गई ना। मैं अभी फिलहाल ये बता रहा हूँ कि इस मॉलिक्यूल पे पूरा ये जो पॉजिटिव चार्ज तुम्हें नजर आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, मैं ये समझा रहा हूँ, ठीक है ना? अब जरा दोबारा समझो। अब इस मॉलिक्यूल में थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि यहाँ पर अभी हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है ना? ये वाला जो हाइड्रोजन है अभी ये नहीं लगा। अब जरा इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 7। एटॉमिक नंबर 7 होने का मतलब होता है नाइट्रोजन में 7 प्रोटॉन है, और इस नाइट्रोजन में जी इलेक्ट्रॉन भी 7 ही थे, ठीक है, इस नाइट्रोजन में। अच्छा, 7 प्रोटॉन का मतलब है 7 पॉजिटिव चार्ज, और 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 7 नेगेटिव चार्ज। तो इक्वल रहेगा मामला, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। जी सर। ठीक, अब आ जाओ इस हाइड्रोजन पे, ऊपर वाले हाइड्रोजन पे। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, जिसका मतलब है एक प्रोटॉन इसमें है और एक इसमें इलेक्ट्रॉन है। अगेन वही बात आ जाएगी, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इक्वल रहेगा मामला बेटा। जी सर। अच्छा, सेम यही केस जो इस वाले हाइड्रोजन के साथ है, वही केस बाकी दो हाइड्रोजन के साथ भी होगा। जी सर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो NH3 का मॉलिक्यूल है, ओवरऑल इस पर किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना? जी। अच्छा, अब जब मैंने इस NH3 से ये H पॉजिटिव लाकर जोड़ा, अब इस H में, इस H का बिहेवियर क्या है? इस H की अगर बात करूं तो बेटा इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं इसमें। इलेक्ट्रॉन ओके की सर। जो कमी है, वो इलेक्ट्रॉन की कमी तो ये इस नाइट्रोजन से बॉन्ड बना के पूरा कर रहा है ना, क्योंकि इसमें एक जी सर। इलेक्ट्रॉन था और हमने वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दिया, जी सर। ठीक है ना? इसमें एक इलेक्ट्रॉन था और हमने वो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकाल दिया है। तो अब इसमें तो सिर्फ एक प्रोटॉन है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर के अंदर 7 प्रोटॉन नाइट्रोजन के, 1 2 3, इन 3 हाइड्रोजन के प्रोटॉन 3 हो गए, तो 10 प्रोटॉन्स हो गए। अभी मैंने इस वाले NH3 की, इस वाले H की बात नहीं कर रहा हूं। और इन सबको बैलेंस करने के लिए जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। लेकिन जब ये वाला हाइड्रोजन लगा तो ये वाले हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं ना, तो ये प्रोटॉन कितने हो गए? 10 + 1, टोटल 11 जी प्रोटॉन सर। हो गए। इलेक्ट्रॉन उतने ही है बेटा, 10। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या नेगेटिव चार्ज ज्यादा है? ओके सर। नेगेटिव। पॉजिटिव ज्यादा है बेटा। पॉजिटिव ज्यादा है। पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये डोमिनेंट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर के ऊपर वाजे नजर आने लगेगा आपको, इस वजह से स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है? जी सर। अच्छा, अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, वो टर्मिनोलॉजीज आपको बता देता हूँ क्योंकि वो आपको पता भी होने चाहिए। बेटा जो मॉलिक्यूल या जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयरिंग के लिए अवेलेबल करवाता है, वो हमारे पास कहलाता है डोनर, ठीक है? जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयरिंग के करते वक्त, शेयरिंग होते वक्त, उसे हम कहते हैं एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन का जो ये पेयर शेयर होता है, इस पेयर का नाम होता है लोन पेयर। अब यहां पर डोनर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो डोनर क्या होता है? डोनर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग स्पीशी, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कहते हैं। एक्सेप्टर कौन होता है? एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पेयर
एक्सेप्टिंग स्पीशी होती है, SPECIY, स्पीशी। ठीक है। अच्छा, इस बॉन्ड को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो की जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है और एरो का जो हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। जैसे यहां देख सकते हो, नाइट्रोजन की तरफ मैंने एरो का टेल बनाया है और हाइड्रोजन की तरफ मैंने एरो का हेड बनाया है। तो ये है हमारे पास बेटा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया बेटा? जी सर। यस सर। ठीक है बेटा, एक काम करें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। ले लिया? अच्छा, अभी जो टॉपिक मैं समझाने वाला हूं, ये जो अगला टॉपिक है हमारे पास बेटा, ये मेटालिक बॉन्डिंग है और अब आपको हम मेटालिक बॉन्डिंग समझाएंगे। अच्छा जी, मेटालिक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा, ये एटम्स देख रहे हो, मान लो ये किसी एटम के कोई एलिमेंट है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा हमारे सामने है। ये मैं बाउंड्री बना लेता हूँ। एक कोई एलिमेंट है हमारे पास जिसका ये छोटा टुकड़ा हमारे पास है। इन सब के आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पढ़ाया है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या चीज होती है? देखो, जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम के, उन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। सर फर्क क्या है दोनों में, फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में? देखो, फर्क ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब दिल करता है एटम से बाहर निकल जाते हैं, जब दिल करता है एटम के अंदर आ जाते हैं। वो होता है ना, गली मोहल्लों में कुछ घरों में कुछ आवारा होते हैं, जिनको ना घर के काम से कोई सरोकार होता है, ना अपने आप से कोई सरोकार होता है, ना घर वालों से कोई सरोकार होता है। आवारा जो लोग होते हैं, यस सर। उनका काम क्या होता है, जब दिल किया घर से बाहर निकल गए, जब दिल किया घर में आ गए। कोई काम ना कोई काज, ना कोई धंधा, ना कोई काम, कुछ भी नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, ठीक है ना। अब इन तमाम एटम्स में आप यहां पर देख सकते हो, इन तमाम एटम्स में आपके पास हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये रहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा, ये है, ये है, ये है, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा, आवाराओं की ना एक पहचान और होती है। जैसे एक मोहल्ले में अगर मिसाल के तौर पे 4-5 आवारा हैं एक मोहल्ले में, तो होता पता है क्या है कि एक आवारा अगर घर से बाहर निकला, जैसे यहां से मान लो इस एटम में से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ये वाला, ठीक है ना, तो एक आवारा के चक्कर में मोहल्ले में जितने आवारा होंगे ना, वो सब बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और इन आवाराओं से पूछे भाई बाहर क्यों आए हो, तो वो बोलेगा भाई वो बाहर आया तो मैं आ गया, वो बाहर आया तो मैं आ गया, वो बाहर आया तो मैं आ गया। इस वजह से क्या होगा, पूरे एटम में, पूरे सैंपल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये बाहर आ जाएंगे। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बाहर आने की वजह से यहां पर क्या होगा कि ये जो एटम्स हैं, ये वाले एटम्स, इन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, इन सब पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैं यहां पर एक अलग से एग्जांपल लेकर आपको बता देता हूं। देखो, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन इसका बाहर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन इसका बाहर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन इसका बाहर। अब क्या होगा कि अब ये एटम्स एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देंगे।
पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा, आगे वाले को भी खींचेगा, इधर वाले को भी खींचेगा, ये वाला एटम भी इसको भी खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इर्द गिर्द जितने नेगेटिव चार्ज होंगे सबको खींचना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहां पर इस पूरे स्ट्रक्चर के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्लाउड पैदा हो जाएगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्लाउड पैदा हो जाएगा। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्लाउड होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो एटम्स होंगे सारे, ये खिसक खिसक के थोड़ा एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और इस चीज को, इस अमल को हम कहते हैं बेटा मेटालिक बॉन्डिंग। अब एक चीज जरा गौर कीजिएगा, मेरा एक सवाल है, आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होता है, बराबरी से दोनों एटम शेयर करते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में एक ही एटम दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। तो क्या इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन यहां अप्लाई हुई है, बताइए जरा। बोलिए बेटा। नो सर। इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन यहां अप्लाई नहीं हो रही। इसका मतलब ये जो अट्रैक्शन है या जिसकी वजह से एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ये कोई ट्रू बॉन्डिंग नहीं है, ये कोई ट्रू बॉन्डिंग नहीं है। ट्रू बॉन्डिंग यही तीन होती है बेटा, इनके अलावा कोई ट्रू बॉन्डिंग नहीं होती। यही तीन ट्रू बॉन्डिंग्स हैं, इनके अलावा ट्रू बॉन्डिंग नहीं होती। ट्रू बॉन्डिंग का मतलब है जिसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये फिजिकल अट्रैक्शन है। एक एटम्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, लेकिन ये फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से आए, केमिकल बॉन्डिंग की वजह से या केमिकल अट्रैक्शन की वजह से नहीं आए। तो इस अमल को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग, और ये अमल मेटल्स में होता है, क्योंकि मेटल्स में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इज दैट क्लियर? ऑल राइट सर। अच्छा, अब एक आखिरी जुमला मैं बोल दूं। देखो, मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो मैं ये बता दूं कि every atom has valence इलेक्ट्रॉन। हर एटम के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट not every atom has free electrons। हर एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन हर एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन कतई नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में होते हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होते। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में भी होते हैं और नॉन मेटल में भी होते हैं। मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। क्लियर बेटा? यस सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया बेटा? जी सर, ले लिया। चलें फिर आज के लिए यहीं तक, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके सर।